Hello, good morning. Today is my 10th lecture and we were discussing about the measurement of long distances और मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस के अंदर हम लोगों ने क्या मेजर कर रखा था। अब तक हम लोगों ने दो मेथड कंसीडर किए थे, इसके अंदर डिस्कस किए थे। पहला था ट्रायंगुलर मेथड, जिसके अंदर हमने दो तरीके से ट्रायंगुलर मेथड को यूज़ किया था, और दूसरा मेथड था हमारे पास कौन सा वाला, पैरेलक्स मेथड, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 या 4 केसेस कंसीडर किए थे, जिसके अंदर अर्थ की डायमीटर फाइंड करना, मून की डायमीटर या सन की डायमीटर फाइंड करना, मून की डिस्टेंस, सन की डिस्टेंस और डिस्टेंट स्टार की डिस्टेंस कैलकुलेट करना, ये हमारे पास इसके अंदर मेथड्स थे। उन मेथड्स पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम लोग इसके अंदर कुछ और मेथड्स पर डिस्कस करेंगे, और वो मेथड्स पे डिस्कशन के बाद फिर हम लोग इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम लोग करेंगे। तो अब हमारे पास इसके अंदर एक एक मेथड हम लोग इसके अंदर लेते हैं। फर्स्ट मेथड आता है आपके पास इंटेंसिटी मेथड। इंटेंसिटी मेथड क्या होता है कि इससे हम लोग किसी भी डिस्टेंट स्टार, इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द इंटेंसिटी मेथड। तो पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लें कि व्हाट इज इंटेंसिटी। कोई भी सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करता है, वो लाइट इमिट करने के बाद वो लाइट एक जगह से दूसरी, कोई भी इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट हो या कोई जो सोर्स जो लाइट इमिट कर रहा है, सोर्स ऑफ लाइट है, वो जब लाइट इमिट करता है तो वो लाइट ट्रैवल करती है। तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर हम लोग लाइट की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर क्या होगा कि पर यूनिट एरिया में पर सेकंड में पास होने वाली अमाउंट ऑफ लाइट ही क्या कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के नाम से जानी जाती है उस पर्टिकुलर प्लेस पर। फिर बताऊंगे, इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट हुई, वो चाहे ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, उसमें से लाइट इमिट हुई, तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, जब वो लाइट ट्रैवल करेगी तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर या पोजीशन पर हम लोग जब उसकी इंटेंसिटी फाइंड करना चाहेंगे, तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर सोर्स से इमिट होने वाली जो लाइट है, पर यूनिट एरिया में पर सेकंड में कितनी अमाउंट ऑफ लाइट उसमें से पास हो रही है, वही चीज़ क्या कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहलाती है। अब ये जो इंटेंसिटी है वो क्या होगा कि जैसे मान लो आपका सोर्स है, यहाँ पर आपके पास इंटेंसिटी कैलकुलेट की आपने, यहाँ पर इंटेंसिटी कैलकुलेट की आपने, यहाँ पर इंटेंसिटी कैलकुलेट की, तो जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा कि इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसे जैसे आपके पास डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो पास वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे मिलने वाली जो अमाउंट ऑफ लाइट होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा हमें इल्यूमिनेटिंग अपीयर होते हैं। जबकि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, भले अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट्स का इक्वली हो भले ही से, लेकिन अगर मान लो आपके पास क्या होगा कि वहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इंटेंसिटी कम होगी, तो वो इतने ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग नहीं होंगे, थोड़े से डिम नजर आएंगे। तो पास के ऑब्जेक्ट हमें क्या नजर आते हैं, ब्राइटर नजर आते हैं। दूर के ऑब्जेक्ट हमें क्या नजर आते हैं, डिमर नजर आते हैं। रीजन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो आपके पास जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, हम इस मेथड को भी हम लोग डिस्टेंट स्टार की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर के कोई भी आपके पास जो स्टार है उससे कितनी इंटेंसिटी की लाइट उसमें से निकलती है, या कि पर्टिकुलर दो अलग अलग प्लेसेस पर हम लोग इंटेंसिटी की लाइट को कंसीडर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उससे कंपेयर करके वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। चाहे दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करो, एक ही डिस्टेंस पता हो आपको, दूसरे की डिस्टेंस पता हो, तो उससे भी हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कहलाता है इंटेंसिटी मेथड। तो फर्स्ट मेथड हम लोग बात कर रहे हैं इंटेंसिटी मेथड। ये तो टॉपिक से नहीं पर डिस्कस करना है हम लोगों को। इंटेंसिटी
मेथड, उसमें सबसे पहला आएगा आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट। Amount of light passing through a place per unit area per second. Amount of light passing through a place per unit area per second is called intensity of light. किसी पर्टिकुलर प्लेस पर इंटेंसिटी क्या होती है, उस पर्टिकुलर प्लेस पर जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे इमिट होने वाली अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड। जहाँ तक हमारे पास इंटेंसिटी की यूनिट वगैरह का सवाल है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू आपके पास आएगा अमाउंट ऑफ लाइट पर यूनिट एरिया पर सेकंड। आपके पास अमाउंट ऑफ लाइट हम लोग किसके अंदर मेजर करेंगे, जूल के अंदर मेजर कर लेंगे। एरिया हो जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर और पर सेकंड का आपके पास पर सेकंड आ जाएगा। तो जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं। इंटेंसिटी की एक यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर भी होती है और जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी होती है। दोनों ही इंटेंसिटी की यूनिट्स होती है। तो आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर वाट पर मीटर स्क्वायर के अंदर ही जनरली इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। ये इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी इसकी वैल्यू होती है। तो ये आपके पास इंटेंसिटी। और दूसरी चीज इसके अंदर क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट is inversely proportional to square of distance from source of light. तो I इस हमारे पास आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और I इज इक्वल टू हमारे पास A अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, या I1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 R2 स्क्वायर हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी मेथड है। इंटेंसिटीज आपको दो ऑब्जेक्ट्स की दे दी जाएगी, दो डिस्टेंसेस दे दी जाएगी और डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अननोन ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस, या जो आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डिस्टेंस आपको पता नहीं हो वो डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको पता है, इंटेंसिटी आपको पता है, दूसरे ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी आपको पता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो मान लो हमारे पास I1 R1 नॉन है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट I1 अपॉन I2 इंटू R। इससे हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोनों का रेशियो लेकर के हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास अननोन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट द लॉन्ग डिस्टेंसेस इन दिस सेगमेंट। पहले सेगमेंट के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि जो डिस्टेंसेस थी वो डिस्टेंसेस ट्रायंगुलर मेथड से कैलकुलेट की,
उसमें अर्थ पर सिचुएटेड कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपके पास पॉल हो या ट्री हो या हिल हो, उनकी हाइट्स हम लोग इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते थे ट्रायंगुलर मेथड से। दो केस थे, पहला कौन सा था, अप्रोचेबल ऑब्जेक्ट, दूसरा कौन सा था, नॉन अप्रोचेबल ऑब्जेक्ट। दोनों मेथड से हमने किया। फिर उसके बाद हमारे पास आया लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजरमेंट के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी डिस्टेंसेस हम लोगों को हेवनली ऑब्जेक्ट्स खासतौर से, इसमें हम लोग अर्थ की डायमीटर, मून की डायमीटर, सन की डायमीटर, अर्थ से मून की डिस्टेंस, सन की डिस्टेंस और डिस्टेंट स्टार्स की डिस्टेंस हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट कर रहे थे। अब उसके बाद हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंसेस के अंदर स्टार्स वगैरह हो तो फिर हम लोग अगर मान लो वहाँ पर एंगल वगैरह से नहीं करके और इंटेंसिटी मेथड से भी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। फ्यू सेकंड्स दूंगा मैं आप लोगों को इसको करने के लिए, फिर उसके बाद हम लोग सेकंड मेथड पे डिस्कस करेंगे। यस, अब हम लोग इसके अंदर सेकंड मेथड पर बात करते हैं, कोपरनिकस मेथड। कोपरनिकस मेथड के अंदर क्या होगा, तो इसमें नॉर्मली हम लोग दो मेथड्स इसके अंदर साथ के साथ पढ़ते हैं। एक होता है केपलर्स थर्ड लॉ और एक कोपरनिकस मेथड। क्योंकि हमारे पास सन के चारों तरफ अर्थ समेत प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और अर्थ की पोजीशन हमारे पास सन से प्लैनेट्स के नंबर्स के हिसाब से तीसरी पोजीशन आती है। तो वो प्लैनेट्स जो सन से अर्थ के कंपैरिजन में कम डिस्टेंसेस पर हैं उन्हें हम लोग इंफीरियर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, और जो सन से अर्थ के कंपैरिजन में फार्दर डिस्टेंस पर जो प्लैनेट्स हैं उन्हें हम लोग सुपीरियर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। इंफीरियर प्लैनेट्स के लिए हम लोग कोपरनिकस मेथड काम में लेते हैं और सुपीरियर प्लैनेट्स के लिए हम लोग केपलर्स मेथड काम में लेते हैं। इसके अंदर हम लोगों के पास अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से वो यूज आती है, और हम लोग जानते हैं अर्थ और सन के बीच की जो मीन डिस्टेंस होती है वो होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और इसके अंदर हमारे पास जो इसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड है सन के चारों तरफ, वो रिवॉल्यूशन पीरियड कौन सा होगा, वो रिवॉल्यूशन पीरियड आएगा आपके पास, इसके अंदर रिवॉल्यूशन पीरियड होगा 365 डेज। तो कोपरनिकस मेथड के अंदर हमारे पास 365 डेज के हिसाब से हम लोग अर्थ का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन और बाकी की चीज़ें लेकर के इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोपरनिकस मेथड में तो जो हमारे काम आएगा वो आएगा, एक टर्म आएगी एंगल ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन। ध्यान रखना, इस मेथड से, कोपरनिकस मेथड से हम लोग केवल वही ऑब्जेक्ट्स डिस्कस वही प्लैनेट्स की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जो ऑब्जेक्ट अर्थ के कंपैरिजन में सन के क्लोजर हैं। उन्हें हम लोग इंफीरियर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। ये प्लैनेट्स हमारे पास दो होते हैं। पहला प्लैनेट होता है आपके पास मरकरी और वीनस। ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो सन से अर्थ के कंपैरिजन में कम डिस्टेंस पर हैं एंड दे आर कॉल्ड इंफीरियर प्लैनेट्स। इन इंफीरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंस हम लोग सन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अर्थ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक टर्म आएगी एंगल ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन। अब ये एंगल ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होता है, ये चीज भी हम लोग समझ लें। तो सबसे पहली चीज तो ये सन हो गया आपके पास, इसके बाद कोई भी इंफीरियर प्लैनेट आ गया आपके पास,
मरकरी या वीनस में से कोई सा भी, और एक अर्थ का ऑर्बिट हम लोग इसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास अर्थ की पोजीशन है और ये वाली डिस्टेंस आपके पास इसके अंदर आ गई। दिस इज कॉल्ड RSE, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अब इसके बाद हमारे पास जो प्लेनेट होगा वो प्लेनेट इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि ये प्लेनेट की पोजीशन मान लो यहाँ पर है, तो सन से इस प्लेनेट की डिस्टेंस हो जाएगी RPS, और इस प्लेनेट की अर्थ से डिस्टेंस हो जाएगी RPE। ये 3 डिस्टेंसेस हमारे पास आ गई। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जबकि ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तब ये प्लेनेट सन से क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर अपीयर होगा, होता नहीं है, अपीयर होगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर ये जो हमारे पास एंगल आएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन। स्मॉल इससे डिनोट करते हैं हम लोग इसको। ये कहलाता है एंगल ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन, यानी कि जो प्लेनेट का जो हमारे पास सन के साथ और अर्थ के साथ जो एलोंगेशन है वो मैक्सिमम होगा। तो आपके पास ये एक तरह से क्या हो गया, ट्रायंगल हमारे पास इसके अंदर फॉर्म हो गया। और उसके बाद ट्रायंगल फॉर्म होने के बाद यही डिस्टेंसेस हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। इसको थोड़ी सी पोजीशन को सही कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज आएगी और ये हम सन की डिस्टेंसेस लेते हैं। अब ट्रायंगल आपके पास है, इसके अंदर ये वाली चीज क्या हो जाएगी, 90 और E, ये दोनों मिलकर के आपके पास क्या हो जाते हैं, ये दोनों मिलकर के आपके पास बेस फॉर्म करेंगे। ये वाली जो RPS है परपेंडिकुलर होगी और ये जो RSE है ये आपके पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। तो हम लोगों के पास राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास आ गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, sin E इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर होगी RPS अपॉन RSE। तो RPS उस प्लेनेट की सन से डिस्टेंस हम लोग अर्थ पर बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं, RSE इंटू साइन E। अगर आपके पास इसके अंदर RSE की वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर दी हुई हो तो हम लोग उससे वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर मान लो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीटर के अंदर कैलकुलेट करनी हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मीटर के अंदर कैलकुलेट करने पर वही RSE की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ कितनी ले लेंगे, 1.5 इंटू 10⁻11। दूसरा आता है आपके पास कोपरनिकस मेथड में cos E इज इक्वल टू आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस आपके पास है RPE अपॉन RSE। तो RPE की वैल्यू यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द अर्थ हमारे पास आ जाएगा RSE, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इनटू cos E, cos E आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपके पास एंगल ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, RPS इज इक्वल टू RSE इंटू साइन E, साइन ऑफ एंगल ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन, और RPE इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा RSE इंटू cos E से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस प्लेनेट की सन से और अर्थ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी और फ्यू सेकंड्स आपके नोट करने के लिए है, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो 2 मेथड हो गया आपके पास, कोपरनिकस मेथड एंड इंटेंसिटी।